गाइडेंस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछले दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि यूपीपीसीएस का ये जो एग्ज़ाम है वो 26 और 27 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि करीब करीब उस पर अब जो है क्लैरिटी आ गई है कि अब जो एग्ज़ाम था ये 26 या 27 अक्टूबर को नहीं होगा। वैसे हमने इस तरीके की एक वीडियो पिछले दिनों भी डाली थी कि अब एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है और एक एक्सपेक्टेड डेट भी हमने उसमें डिक्लेयर की थी। तो अब अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो आखिर फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम बेसिकली इस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि ये नोटिफिकेशन या ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के परीक्षा स्थगित हो गई है। तो ये तो पहले से सभी को क्लैरिटी थी और सुनने में आ ही रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के चांसेस हैं। और ये अब समझने में आ रहा है कि शायद एग्ज़ाम अब जो है 7 और 8 दिसंबर को होगा, 7 या 8 दिसंबर को होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम 2 डेटों में होने जा रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि अब आखिर इसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, आगे की प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो चुका है, तो प्री और मेंस के बाद में गैप काफ़ी कम रहने वाला है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके साथ साथ क्योंकि अब एक नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम आएगी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जब एग्ज़ाम 2 दिन होगा तो डायरेक्ट तो मेरिट नहीं बन सकती। तो अब एक नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा मेरिट का। तो उस इन सब चीज़ों को हम गौर करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी तक किसी भी पीएससी के एग्ज़ाम में अभी तक कहीं भी नॉर्मलाइजेशन जैसी सिचुएशन अभी तक नहीं आई थी कि कहीं भी नॉर्मलाइजेशन किया गया हो, नॉर्मलाइजेशन किसी एग्ज़ाम में हुआ हो, ऐसी सिचुएशन अभी तक कभी आई नहीं। पहली बार ये नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन आ रही है। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर गौर देने वाली चीज़ ये है कि अगर एग्ज़ाम आपका 26 से और 27 से हट करके अगर 8 दिसंबर को या 7 दिसंबर को हो गया है तो इसमें आपको खुश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको तैयारी और ज़्यादा करनी है। सबसे पहले तो ये क्लियर दिमाग में बना लीजिए कि तैयारी और ज़्यादा करनी है। क्यों करनी है कि किन्हीं कारणोंवश जो लोग जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, जो फ्रेश तैयारी कर रहे होते हैं, जो जुलाई में उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी या जिनकी तैयारी अब अक्टूबर तक, क्योंकि वो फ्रेशर थे, बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, अब वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। यानी आपका अब अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ गया है, अब आपके कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है। तो अब इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है तो हम थोड़े से लूज़ पड़ जाएं। तो प्लीज़ ध्यान रखें, बिल्कुल भी अपनी तैयारी को लूज़ नहीं पड़ने देना है। अपनी तैयारी जिस पेस से आपकी चल रही है उसी पेस से करते रहना है। यानी अब कंपटीशन और बढ़ गया है। ऐसे मानिए कि अगर पहले कट ऑफ 120 जा रही थी तो अब जाएगी 122 और 123। अगर कट ऑफ 125 जानी थी तो कट ऑफ जाएगी 127, 128। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए कि नाउ द कंपटीशन विल बी इंक्रीज्ड, बिकॉज जो फ्रेशर कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो है लास्ट ईयर दिसंबर से या जुलाई से प्रिपरेशन करनी शुरू की होगी, जो जुलाई में कंपटीशन होना था वहाँ तक उनकी उतनी रेडीनेस नहीं रही होगी एग्ज़ाम को लेकर के, बट नाउ दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्ज़ाम। तो अब उनकी भी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी और वो भी प्री में एटलीस्ट कट ऑफ बढ़ा देंगे। होगा क्या दोस्तों कि वो मेंस में अगर क्वालिफाई हो सकता है वो ना कर पाएँ, बट वो प्री में कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो आपको इसको ध्यान रखिए कि अब जो है लूज़ नहीं पड़ना है। अब यहाँ से आगे की स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नाउ एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन 2 सेशंस, यानी 7 दिसंबर को और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि अब होगा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन क्या होती है दोस्तों, सब लोग आप जानते होंगे। यानी आज की जो पाली के जो एग्ज़ाम है पहले दिन वाली और दूसरी के नॉर्मलाइजेशन करने के कई तरीके हैं। कोशिश ये की जाती है कि सभी के मार्क्स को हार्ड, किसी दिन पेपर थोड़ा बहुत हार्ड हो सकता है, किसी दिन पेपर थोड़ा इजी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स को जो है नॉर्मलाइज किया जाए। और हार्ड पेपर वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स इंक्रीज़ कर जाते हैं और जो इजी पेपर वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके मार्क्स थोड़े से रिड्यूस कर दिए जाते हैं।
तो नॉर्मलाइजेशन में अक्सर ये देखा जाया गया है दोस्तों कि ऑलवेज जिनका पेपर हार्ड रहा होता है, हार्ड पेपर वाले कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलता है, हार्ड पेपर वाले कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलता है। तो अब यहाँ पर फिर ये गौर देने की बात है कि कम से कम 1 नंबर से लेकर के और 1.5 नंबर तक की यहाँ पर वेरिएशन आ सकता है। क्यों आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है कि अगर आपका पेपर इजी वाला सेट पड़ गया तो दोस्तों हो सकता है कि आपका 1 से 1.5 नंबर तक कम हो जाए और दूसरों का जिनका हार्ड पेपर हुआ था उनका 1 से 1.5 नंबर बढ़ जाए। तो अल्टीमेटली 2 से 3 नंबर अब आपको एक्स्ट्रा स्कोर करके चलने हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको ये पता नहीं होगा कि योर सेट इज़ हार्ड और टफ। ये तो एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस पर पर्टिकुलर पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कितने जा रहे हैं, लोएस्ट मार्क्स कितने जा रहे हैं, एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की पर बेस्ड होता है एवेल्यूएशन के पेपर हार्ड है या टफ है। सिर्फ पेपर को देख करके नहीं होता है। तो इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि किस दिन किस तरीके के कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन एग्ज़ाम में किया। तो दोस्तों अब अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बना करके चलिए कि अब आपको समझिए यहाँ पर थोड़ा सा कि प्री में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्री में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई अब ज़्यादा कर जाएंगे अगर आप लूज़ पड़े, और मेंस में जा कर के इसका रिप्लिकेशन दिखेगा। मेंस में वैसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कट ऑफ पर, बट फिर भी वो प्री में क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में जा कर के अटकेंगे। कुछ लोग, कुछ फ्रेशर भी होते हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और बूस्टअप अपनी तैयारी को रखना है, लूज़ नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं पड़ना है। तो तैयारी में अब देखिए स्ट्रेटजी क्या अपनाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा व्यू हो सकता है। बाय द वे हर किसी का अपना तैयारी करने का तरीका अलग होता है, लेकिन एक चीज़ क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए कि यहाँ से स्ट्रेटजी, रिटन स्ट्रेटजी ज़रूर बनाइए आप। आपकी स्ट्रेटजी एकदम से रिटन होनी चाहिए, ऑन पेपर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह में उठा और मुंह उठा करके जो भी मेरा दिल किया वो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, जिस सब्जेक्ट में मेरा दिल लग गया उसको पढ़ डाला पूरे दिन और दूसरा सब्जेक्ट छूटा हुआ है। नो, प्लीज़ इस चीज़ पर अब गौर मत करिएगा कभी भी। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं मैंने तो दिमाग में एक स्ट्रेटजी बना ली है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अपनी जो टाइम टेबल है उसके राइट डाउन करिए, उसे टेबल के सामने अपनी के पेस्ट करिए, उसे चिपकाइए, उसके बाद में आपका तैयारी करना शुरू करिएगा। आज ही उठिए, इस वीडियो को सुनने के बाद पहला काम करिए, अपना डे टू डे वर्क कितना काम कैसे करना है वो अभी बनाइए, उसको टू डू लिस्ट बनाइए कि किस तरीके से वर्क को आगे बढ़ाना है और उस हिसाब से स्ट्रेटजी को अपनाइए। अब एज ए होल स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जैसे दोस्तों आज हो गई है 11 अक्टूबर, आज 11 अक्टूबर हो चुका है, यानी अगर कल से भी मैं लगाऊं तो यहाँ पर अभी 20 दिन बाकी हैं अक्टूबर में, क्योंकि 31 का है अक्टूबर, पूरे 30 दिन हैं आपके नवंबर में, यानी ये हो जाते हैं 50 डेज़। मैं मान के चल रहा हूँ जैसे 7 तारीख में एग्ज़ाम है, लास्ट के 2-3 दिन क्योंकि इंसान पैनिक में निकलता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 दिसंबर तक आप तैयारी कर पाएंगे। इस तरीके से 2 दिन और हो गए, ये हो गए टोटल 52 डेज़। 52 डेज़ आपके ये हो गए जो आपके बचे हुए हैं अब आगे की तैयारी को अपनी को धार देने के लिए। तो इन 52 डेज़ में अब देखिए एक याद रखिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि नाउ एग्ज़ाम विल बी गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 7th और 8th ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अब आयोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम तो आगे नहीं होगा, यानी जो 3 महीने का नॉर्मली जो टाइम देता था आयोग मेंस के एग्ज़ाम के लिए वो शायद ना दे। वो हो सकता है जनवरी के लास्ट में या फेब में एग्ज़ाम एट मोस्ट करा दे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने की ही टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो अब आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी आजकल प्री के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी और ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो अब यहाँ पर दोस्तों पहले 30 दिन थोड़ा सा आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट 30 डेज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल प्री को छोड़ देंगे। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अब यहाँ पर 60% फॉर मेंस, 60% टाइम आप फॉर मेंस देंगे और 40% टाइम फॉर आप प्री देंगे। इस तरीके से रखेंगे, यानी मैं नॉर्मल मान करके चलता हूँ कि आप 10 घंटे पर डे पढ़ रहे होंगे जो परमानेंटली स्टडी कर रहे हैं, तो 10 डेज़ पर डे में 6 आवर फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और 4 आवर्स फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से
पढ़ेंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइटिंग की प्रैक्टिस आप करेंगे लगातार। अब डेली आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस, या हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस का निकालना है, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दिन प्रैक्टिस का निकालना ही है। अब कोई आपके पास चारा नहीं बचता है, अब निकालना है। क्योंकि पहले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने 20 अक्टूबर से आगे लगा रहे थे हिसाब। अब क्योंकि आज ही हमको पता चल गया कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है, तो अब उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को हमें चेंज कर देना है। और उसके साथ साथ क्या करना है कि रीडिंग, कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग्स करनी है। जो आपके नोट्स हैं उनकी कॉम्प्रहेंसिव रीडिंग्स करनी है, और थोड़ा सा उनका एनालिसिस भी करना है। पास एनालिसिस से बोले तो पास्ट क्वेश्चंस पेपर्स उठाएंगे और उनको रीड करेंगे। जो मैंने टॉपिक पढ़ा आज, जो मैंने सब्जेक्ट आज पढ़ा, उस पर क्या करेंगे आप, कम से कम 4 से 6 क्वेश्चंस डेली के रीड करेंगे। जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा है उसके 4-6 क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रीड करने से क्या होगा। दोस्तों, रीड करने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको इनहेल करता है चीज़ों को, जो हमने पढ़ा है। अब जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसको वो एकदम से कोरिलेट करता है, और पूरी चीज़ें क्या क्या मुझे करना है। मुझे लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मुझे 4 से 6 क्वेश्चनों को लिखने में हो सकता है 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, लेकिन इन 4-6 क्वेश्चनों को पढ़ करके और जो मैंने पढ़ा है उसके साथ कोरिलेट करने में मुझे 10 से 15 मिनट ही लगेंगी, और पूरी चीज़ें मेरे दिमाग में गुजर रही होंगी, घूम रही होंगी। तो मैंने क्या बताया, प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ जो टॉपिक पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड 4 से क्वेश्चंस डेली के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा करके डेली पढ़ने हैं आपको। उनको सिर्फ रीड आउट करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस लगाने नहीं है। उन्हें 2 बार कायदे से समझ करके पढ़ना है, फिर 2-3 मिनट उसके पीछे देनी है, सोचना है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। अगर मैं लिखने बैठूंगा क्वेश्चंस में तो मेरा जो है इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगा, मेरी जो मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से शुरू होगी, मेरा कंक्लूजन में क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन में क्रिटिसिज्म में पूछा गया है या एक्सप्लेनेशन पूछा गया है तो मैं उसके फेवर में हूँ, उसके अगेंस्ट में कहाँ तक जा सकता हूँ। इस तरीके की चीज़ें 2-2, 3-3 मिनट हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचेंगे। यानी कि 4 से 6 क्वेश्चनों का 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज डेली आप ये करेंगे। और देखिएगा एंड ऑफ द डे जब आप इन्हीं क्वेश्चनों को फिर अगले 2 या 3 दिन बाद जब पेपर पर लिख रहे होंगे तो पाएंगे कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा लिखने में। अब उसके बाद में 30 दिन आपके निकल गए। यानी 30 दिन निकल जाने का मतलब ये हुआ कि आप जब 11 नवंबर में बैठे होंगे, 30 दिन के बाद यानी आप 11 नवंबर में होंगे या 10 नवंबर में होंगे, वो आप हिसाब लगा लीजिएगा। अब यहाँ से आपके पास 20 से 22 दिन बचेंगे। मैं 3-4 दिन आपके बाद में रिलैक्सेशन के लिए छोड़ रहा हूँ, ध्यान रहे, जिन्हें मैं मानता हूँ कि वो उससे पहले ही 4-6 दिन पहले ही टारगेट रहना चाहिए कि मेरा 4 से 6 दिन पहले ही कंप्लीट तैयारी हो जाए। उसके बाद टाइम रिवीजन के लिए रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट में पैनिक होने लगता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लगती है, तो उस लेवल की तैयारी नहीं होती है। तो 4-6 दिन पहले ही हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ से आप अपना मोड फिर चेंज कर दीजिए। फिर पूरी तरीके से आप कुछ दिन कर सकते हैं 60% आप प्री के लिए, 40% उस मेंस के लिए। अदरवाइज यहाँ से आप फिर कम्प्लीटली प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे। उसके पीछे फिर वही वजह है, क्योंकि प्री ओरिएंटेड पूरा अब यहाँ से हो जाना है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि अपनी जो प्रैक्टिस है प्री की, जो कम से कम संडे टू संडे जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उनको भूल करके भी मिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप लोगों ने सुना होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी गलतियां प्रैक्टिस में कर लेंगे, वो गलतियां आप वहां जाकर के रिपीट नहीं करेंगे। यानी अगर आपने दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 पेपर या 8 पेपर और दे लिए तो 8 बार आपकी तैयारी और हो जाएगी। तो बिल्कुल क्लासरूम अंदाज में जैसे पेपर हो रहा है उसी अंदाज में जाकर के पेपर को दीजिए। और यहाँ से फिर 10-11 नवंबर से प्री ओरिएंटेड पूरी तरीके से अपनी तैयारी को बनाइए। तो हमारा कहने का मकसद यही था कि थोड़ा सा मेंस का भी अब आपको देख करके रहना पड़ेगा, क्योंकि मेंस और प्री में अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा आपको। प्री के बाद मेंस में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। तो अब आपको थोड़ा सा मेंस को भी फोकस करना होगा। और क्योंकि एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है, क्योंकि जो फ्रेशर से जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी तैयारी और बूस्टअप हो जाएगी, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल भी ये सोच करके कि 8 दिसंबर को या 7 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है, प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल अपना मोमेंटम लूज़ ना करें, मोमेंटम बनाए रखें, अदरवाइज़ बाद में फिर आप पछताएंगे। मेरी बात याद रखना कि कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा, मार्क्स में कंपटीशन बढ़े ना बढ़े, लेकिन कंपटीशन का लेवल इस सेंस में बढ़ेगा कि पेपर इजी आए या टफ आए, लेकिन एक लेवल से कंपटीशन बढ़ने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों बस मैं यही एडवाइस के साथ कि अपना मोमेंटम लूज़ नहीं होना है और ज़्यादा तैयारी के साथ, तैयारी के मूड के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है और प्री एंड मेंस ओरिएंटेड भी तैयारी को अपनी को आगे बढ़ाना है। अब आपको धन्यवाद। अगर आपको कोई भी हमसे कोई कमेंट करके हमें कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एडवाइस हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।